नमस्ते और आदाब सब दोस्तों, आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस के साथ आज बात करेंगे एक सवाल पर जो बहुत बार नहीं पूछा जाता, मगर कभी कभार लोगों से, यहाँ तक के जवान लोगों से भी रिक्वेस्ट आती है कि उनकी रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी कैसी होगी, और उनकी फिक्र है हमारी आखिरी उम्र का या रिटायरमेंट के बाद का सफर। क्या हमें सुरक्षा होगी? क्या हम खुशहाल होंगे? क्या हमें किसी और पर निर्भर रहना पड़ेगा? क्या हमारे बच्चे हमारे करीब होंगे? क्या वो हमारी इज्जत करेंगे या फिर दूरियां पैदा हो जाएंगी मेरे और मेरे बच्चों के बीच, खास तौर पर अगर मेरे बच्चों की शादी हो गई? और क्या कोई मसले खड़े होंगे हमारे और हमारे बच्चों के परिवार के बीच, वगैरह वगैरह। तो ये सारे सवाल हैं जो जवान लोग भी पूछते हैं, मगर मैंने ये भी देखा है कि 40 के आखिर या 50 की शुरुआत के लोग भी ये सवाल पूछने लगते हैं, खास तौर पर जब उनके अपने बच्चे टीनेज में होते हैं। और ये समझ भी आता है, क्योंकि बहुत बार टीनेज में ही वो वक्त होता है जब टीनेजर्स और उनके माँ बाप एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते। तो जाहिर है माँ बाप थोड़े परेशान होते हैं कि ये इंसान जो अभी मेरे साथ है और मैं इसकी जिम्मेदारी हूँ, अगर अभी इतना बागी है तो मेरी बुढ़ापे की उम्र में क्या करेगा, जब मैं शायद काम नहीं कर रहा होऊंगा और शायद मुझे सहारे की जरूरत पड़े, शायद भावनात्मक सहारा नहीं मगर शारीरिक सहारा। अगर मैं, आप समझ रहे हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त नहीं हूँ, अगर मैं कमजोर हूँ, तो क्या मेरे बच्चे मेरी इज्जत करेंगे और मेरा ख्याल रखेंगे, खास तौर पर जब उन्हें अब मेरी जरूरत नहीं रहेगी? और बहुत बार वो लोग भी जो रिटायर हो चुके हैं और बुजुर्ग हैं, शायद 60 के आखिरी दौर में भी मुझसे पूछते हैं, या फिर जब वो रिटायरमेंट के करीब पहुंचते हैं तो पूछते हैं कि देखिए, मैं रिटायरमेंट के करीब हूं और कुछ सालों में रिटायर हो जाऊंगा, तो मेरी रिटायरमेंट की जिंदगी कैसी होगी, और कौन कौन से मुश्किलात और चुनौतियां मुझे झेलनी पड़ सकती हैं, और क्या तैयारियां मुझे करनी चाहिए ताकि मैं अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी का सामना इज्जत के साथ कर सकूं और दूसरों से जितनी कम मदद लेनी पड़े फिर भी आजाद रहूं, फिर भी सेहतमंद रहूं, और शायद दिल और दिमाग की सुकून के साथ और किसी भावनात्मक या दिमागी परेशानी के बिना। तो आज की ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी को लेकर परेशान है कि उनकी रिटायरमेंट की जिंदगी कैसी होगी और वो उसका सामना कैसे कर सकते हैं। साथ ही ये एक पैगाम है उन जवान लोगों के लिए भी जिनके बुजुर्ग माँ बाप हैं, या वो माँ बाप जो या तो पहले ही रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहे हैं या फिर उसके करीब हैं, कि वो अपने माँ बाप के साथ कैसा सलूक करें, कैसे उनकी मदद करें ताकि वो इस सफर, खास तौर पर 60-65 के बाद के दौर को आराम से तय कर सकें। तो सबसे पहले, रिटायरमेंट की जिंदगी होती क्या है? तो आमतौर पर रिटायरमेंट की जिंदगी उन लोगों के लिए होती है जो किसी नौकरी या पेशे में लगे रहे हैं और फिर एक दिन, आप समझते हैं, या तो जब आप 60 या 65 के हो जाते हैं, ये निर्भर करता है आप किस दफ्तर में काम करते हैं, आप रिटायर हो जाते हैं और फिर आप ज्यादातर घर पर होते हैं, या फिर आप कोई दूसरा पेशा अपना सकते हैं, आप पढ़ाना शुरू कर सकते हैं, या आप अपने घर के कारोबार में हाथ बटा सकते हैं, या फिर आप कोई काम धंधा यहाँ वहाँ ढूंढ सकते हैं। अगर नहीं, तो फिर आपको एक अलग दिनचर्या के साथ तालमेल बैठाने में दिक्कत हो सकती है। आप ज्यादा वक्त घर पर गुजारते हैं और शायद घर के कामों में हाथ बटाते हैं और वो सारे काम करते हैं जो शायद और मुमकिन है कि आप जवानी में नहीं कर पाते थे जब आप समझ रहे हैं, अपने पेशेवर जिंदगी में मसरूफ रहते थे। और तो और वो सारी गतिविधियां भी आपके हिस्से आ जाती हैं जब आप रिटायरमेंट की जिंदगी में होते हैं। अब ये गतिविधियां कौन सी हैं? बहुत बार जब आप जवानी में होते हैं और बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, आपको ज्यादातर सामाजिक मौकों पर जाने का वक्त नहीं मिलता। तो ज्यादातर सामाजिक मौकों पर जाने की जिम्मेदारी परिवार के बड़े लोगों पर आ जाती है। तो मिसाल के तौर पर, अगर किसी बच्चे का मुंडन है या किसी की सगाई है, या अगर परिवार में किसी की तबीयत खराब है, तो बड़े लोग, उम्रदराज लोग ही आमतौर पर मिलने जाते हैं, और कामकाजी जवान लोगों को इतना वक्त शायद ही मिल पाता है। आमतौर पर वो सबसे अहम मौकों पर ही जाते हैं, चाहे वो परिवार में शादी हो या फिर कोई इंतकाल। कभी कभार उस पर भी वक्त नहीं निकाल पाते, खास तौर पर, आप समझते हैं, शायद जब कोई इंतकाल होता है और अगर वो शख्स बुजुर्ग है तो वो अपने माँ बाप से कह देते हैं कि जाइए, और वो खुद बस एक फोन करके, आप समझते हैं, बाद में अपनी मोहब्बत का इजहार कर देते हैं। तो इन सामाजिक मौकों की जिम्मेदारी भी माँ बाप के कंधों पर आ जाती है। साथ ही घर की कुछ जिम्मेदारियां भी, जैसे पोते पोतियों की देखभाल, या उनके होमवर्क पर ध्यान देना, या उनके होमवर्क में मदद करना, या उन्हें स्कूल छोड़ना और लाना। तो
कभी कभार ये जिम्मेदारियां भी उन लोगों के हिस्से आ जाती हैं जो ज्यादा रिटायर हो चुके हैं या दादा दादी हैं, और वो खुशी खुशी ये काम करते हैं। मगर इंसान का यानी रिटायर शख्स का खुद का ध्यान एक नौकरी या पेशे में काम करने से, अगर वो काम कर रहे थे, हटकर घर के आसपास के कामों पर चला जाता है। हालांकि वो घरेलू महिलाएं या गृहिणियां, अगर मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूं, जो अपनी पूरी जिंदगी घर पर काम करती रही हैं, घर के रसोई घर में हाथ बटाती रही हैं और घरेलू चीजों का ख्याल रखती रही हैं, उनके लिए कोई रिटायरमेंट की जिंदगी नहीं होती। तो ये लोग तब तक काम करती रहती हैं जब तक कि वो, आप समझते हैं, बहुत बहुत बीमार नहीं पड़ जाती और वो उन चीजों को संभाल नहीं पाती, और या कभी कभार आप उस दिन तक काम करते रहते हैं जब तक आपकी मौत नहीं हो जाती या आप अस्पताल में भर्ती नहीं हो जाते या ऐसा कुछ। तो उनके लिए कोई रिटायरमेंट की जिंदगी नहीं होती। तो खास तौर पर हमारी माँओं और बुजुर्ग औरतों या चाची ताइयों के लिए, बहुत सारी गृहिणियों के लिए कोई रिटायरमेंट की जिंदगी नहीं होती। तो आप खुद की मदद कैसे करें जब आप अपनी रिटायरमेंट के बाद की उम्र में हो, या आप इतने बुजुर्ग हो चुके हों जहां अगर आप एक महिला हैं और आप एक गृहिणी रही हैं और अब आपने घर की जिम्मेदारियां कम ली हैं और ज्यादा जिम्मेदारियां घर में ली जाती हैं और ज्यादातर चीजें, यहां तक के रसोई की और दूसरी चीजें भी वो कर पा रही हैं, तो सबसे पहले सेहत उन लोगों के लिए पहली चिंता का सबब है जो रिटायर हो चुके हैं या रिटायरमेंट की उम्र में या बुढ़ापे में है। मगर बुढ़ापे की सूरत हाल को दशा प्रणाली से देखना बहुत बहुत जरूरी है। तो मिसाल के तौर पर अगर दशा पहले घर के मालिक की है तो ध्यान सेहत पर केंद्रित होगा। सेहत वैसे भी यहाँ वहाँ एक छोटी सी चिंता का सबब है। कुछ दवाई, कुछ तो चलता ही रहेगा उन लोगों के लिए जो रिटायरमेंट की जिंदगी या बुढ़ापे में है। मगर कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जो कभी कभी अचानक शुरू हो जाती है, या कोई बीमारी सामने आ सकती है, एक पुरानी बीमारी जहां आपको लगातार दवाई लेनी पड़ेगी, क्लिनिक और अस्पतालों के लगातार दौरे लगाने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर आपको कोई किडनी की परेशानी हो सकती है, आपको कोई शुगर, डायबिटीज हो सकती है, कुछ महिलाओं को कुछ हार्मोन की कमी की चुनौतियां हो सकती हैं, शायद थायराइड के मसले सामने आ सकते हैं। थायराइड असल में शायद जवान उम्र में भी, 30 की उम्र में भी सामने आ रहा है, मगर ये और बढ़ सकता है जैसे जैसे आप बड़े होते हैं। अर्थराइटिस की परेशानियां, आप समझते हैं, जैसे अल्जाइमर, हड्डियों की चुनौतियां, कमजोर घुटने या हड्डियों के जोड़ जो आपको सहारा नहीं दे रहे और फिर आपको संघर्ष करना पड़े, कुछ बीमारियां भी सामने आ सकती हैं। तो बुढ़ापे में पहले घर के मालिक की दशा के दौरान अगर लग्न के पहले घर के मालिक की दशा बुढ़ापे में आती है तो आप पाएंगे कि सेहत और भी ज्यादा चिंता का सबब बन जाती है। अब ये दशाएं इस तरह से बनाई गई है, एक के बाद एक के चांद की नक्षत्र की मालिक दशा पहले शुरू होती है और फिर दूसरे ग्रहों के साथ चलती रहती है, तो फिर सूरज और आप समझते हैं वगैरह वगैरह एक के बाद एक हो सकती है। तो कुल मिलाकर सारी दशाएं मिलाकर लगभग 120 साल की गिनी जाती है, मगर ज्यादातर लोग शायद रिटायरमेंट की जिंदगी में 60वें साल ही पहुंच जाते हैं। तो 60 साल से लेकर 120 साल तक आमतौर पर हम में से ज्यादातर उतना लंबा नहीं जीते, मगर आजकल उम्र की उम्मीद थोड़ी बेहतर हुई है, शायद पिछले 100 से 200 साल के मुकाबले। शायद वैदिक जमाने में लोग ज्यादा लंबा जीते थे, इसलिए भी क्योंकि उनकी जीवन शैली सेहतमंद होती थी, मगर पिछले 100 साल या शायद 200 साल में उम्र की उम्मीद कम हो गई थी। मगर अब मॉडर्न साइंस के साथ मॉडर्न उम्र की उम्मीद थोड़ी बेहतर हुई है, करीब करीब 70-75 साल की उम्र तक। तो 60 से 75 साल की उम्र के बीच अगर मैं उस दौर को लूं, वो दौर है जहां अगर पहले घर की दशा आती है या लग्न का मालिक आता है तो सेहत की चुनौतियां जरूर होंगी, मगर दूसरी तरफ आप ये भी पाएंगे कि आपकी शोहरत और लोग आपको कैसे देखते हैं वो भी उस दशा के दौरान ध्यान के केंद्र में रहेगा। तो बहुत सारा आप समझते हैं श्रेय आपको दिया जाएगा, लोग आपको सम्मान की निगाह से देखेंगे, लोग आपकी बहुत इज्जत करेंगे, लोग आपके पास आ सकते हैं क्योंकि आप कोई ऐसे शख्स के तौर पर देखे जाते हैं जो अपने काम की लाइन में बहुत कामयाब रहा है, और वो आपसे मार्गदर्शन के लिए आ सकते हैं, वो आपसे सलाह के लिए आ सकते हैं, वगैरह वगैरह। अगर दशा गुरु की है तो ये और भी बढ़ जाता है। गुरु की दशा के दौरान चाहे वो पहला मालिक न हो, आप पाएंगे कि लोग आपके पास आएंगे, लोग आपको सम्मान की निगाह से देखेंगे, लोग आपकी इज्जत एक गुरु, एक उस्ताद के तौर पर करेंगे और आपके पास सलाह के लिए आएंगे, यहाँ तक कि रूहानी सलाह के लिए भी, मिसाल के तौर पर, या फिर आप और रूहानी गतिविधियों में हिस्सा लें, ये भी हो सकता है।
तो इस बात पर निर्भर करता है कि दशा का मालिक कौन है और वो कौन से घर का ग्रह क्या दर्शाता है और उस घर का कारक क्या है और क्या कोई अशुभ प्रभाव है या ताकत है, ग्रह मजबूत है, अलग अलग तरह के नतीजे सामने आते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर लग्न का मालिक कमजोर है तो लग्न के मालिक की दशा के दौरान सेहत थोड़ी ज्यादा प्रभावित होगी और गंभीर चुनौतियां भी हो सकती है। लग्न के मालिक की स्थिति पर भी निर्भर करता है। अगर वो छठे या 12वें घर में है तो बीमारियों और रोगों, पुरानी बीमारियों की और भी ज्यादा चुनौतियां हो सकती है और क्लिनिक के लगातार दौरे भी लग सकते हैं। और इस बात पर भी निर्भर करता है कि लग्न का मालिक कौन है। अगर गुरु लग्न का मालिक है और ऐसी स्थिति में है तो कोलेस्ट्रॉल, शुगर से जुड़े डायबिटीज और वजन का ज्यादा होना, ये चुनौतियां और किसी भी चीज से ज्यादा सामने आएंगी। दूसरे घर के मालिक की दशा के दौरान मिसाल के तौर पर आप पाएंगे कि खाना ध्यान के केंद्र में आ जाएगा। आपको खाने के बारे में बहुत सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। आप किस तरह का खाना खाते हैं, आप क्या नहीं खा सकते। आपको अपने खाने की आदतों के बारे में बहुत अनुशासित रहना पड़ेगा। वक्त पर खाना खाना, सही दवाई लेना, ये सारी चीजें सामने आ सकती है। दूसरा, घर परिवार पर ध्यान और मजबूत हो सकता है। तो मिसाल के तौर पर आपका तात्कालिक परिवार वो होता है जहां आपके माँ बाप और आपके भाई बहन शामिल हैं। तो आपका ध्यान आपके भाई बहनों पर होगा जो कमोबेश आपकी उम्र के होंगे, क्योंकि दूसरे घर के मालिक की दशा चल रही है और आपको अपनी बचत में हाथ डालना पड़ सकता है। कभी कभी आपको अपनी बचत तोड़नी भी पड़ सकती है, क्योंकि दूसरा घर बचत का घर होता है और उसे इस्तेमाल करना पड़ सकता है, या तो अपनी सेहत के लिए या परिवार में किसी चीज की सहायता के लिए या घरेलू कारोबार के लिए देना या अपने बच्चों को उधार देना या यहाँ तक कि अपने भाई बहनों को भी। ये चीजें भी दूसरे घर की दशा में सामने आ सकती है। और अगर दशा का मालिक दूसरे घर का मालिक है और वो शुक्र है तो ये और भी बढ़ जाता है। मगर ये भी देखना चाहिए कि उस घर का कारक क्या है। तो मिसाल के तौर पर दूसरा घर कारक है गुरु। तो खुशहाली, पैसा, बचत, ये सब, खाना, खाने की आदतें, ये सब ध्यान के केंद्र में होंगे जब दशा आपके रिटायरमेंट के बाद दूसरे घर की होगी। मिसाल के तौर पर तीसरे घर की दशा में तीसरा घर छोटे भाई बहनों का घर होता है, तो आप पाएंगे कि आप ज्यादा वक्त अपने छोटे भाई बहनों के साथ गुजारेंगे या फिर छोटे भाई बहन के मामले सामने आ सकते हैं। आपकी छोटे भाई बहन के साथ ज्यादा चर्चा हो सकती है, शायद घरेलू कारोबार के बारे में, जायदाद के बारे में। छोटे भाई बहन की सेहत भी ध्यान के केंद्र में रह सकती है। आप छोटी यात्राएं भी कर सकते हैं, शायद लोगों से मिलने, अगर काम के लिए नहीं तो आप कुछ छोटी यात्राएं रूहानी वजहों से कर सकते हैं। ये हो सकता है खास तौर पर अगर दशा भी गुरु की है या अंतर्दशा गुरु की है तो आप और भी ज्यादा बार ऐसा करेंगे। चौथे घर की दशा के दौरान आप पाएंगे कि जायदाद के मामले, खास तौर पर जायदाद के मसलों को सुलझाना, अपनी वसीयत बनाना, अपने बच्चों के साथ बैठकर ये बात करना कि किसे क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ये भी सामने आ सकता है। अगर दशा का मालिक अशुभ है, अगर चौथा मालिक अशुभ है और ये दशा चल रही है तो सांस लेने, फेफड़ों, दिल की बीमारियों की चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। तो ये होगा। अब एक चीज ये है, जब तक आप रिटायर होते हैं, खास तौर पर असल में जब तक आप अपने 48वें साल तक पहुंचते हैं, आपके ज्यादातर ग्रह या असल में सारे के सारे ग्रह परिपक्व हो चुके होते हैं। तो परिपक्व ग्रहों के नतीजे भी एक बार उनकी दशा आपके 60 के बाद आती है, बहुत परिपक्वता के साथ आएंगे। मिसाल के तौर पर राहु की दशा आपको और लालच या पैसे या भौतिक चीजों के पीछे भागने नहीं लाएगी। राहु की दशा शायद आप समझते हैं, ध्यान किसी एक क्षेत्र पर केंद्रित करेगी, मगर वो क्षेत्र शायद पोते पोतियों से जुड़ा हुआ होगा। मिसाल के तौर पर तो आप चाहेंगे, आप समझते हैं, अपने पोते पोतियों से मिलना, या आप उन्हें याद करेंगे, आप उनकी कमी महसूस करेंगे। तो आपका ध्यान आपके पोते पोतियों की तरफ होगा, या पोते पोतियों के मामलों की तरफ, या यहाँ तक के बच्चों के मामलों की तरफ भी। अगर आपका एक बेटा है जिसकी शादीशुदा जिंदगी किसी मुश्किल से गुजर रही है तो आपका ध्यान वहां होगा। तो कुछ भौतिक चीजें आपके ध्यान के केंद्र में होंगी, मगर वो शायद तात्कालिक परिवार, पोते पोती, आपके अपने बच्चे या आपके भाई बहन के मामलों से जुड़ी होंगी। तात्कालिक चीजें ध्यान के केंद्र में होंगी बजाय विस्तारित परिवार या आप समझते हैं दोस्तों और सामाजिक नेटवर्क के। वो शायद इतने ज्यादा आपके ध्यान के केंद्र में ना हो, मगर उन सामाजिक मौकों पर जाने की जिम्मेदारी आने की वजह से और वगैरह वगैरह, उस घर का कारक जिसकी दशा चल रही है और मालिक कौन है, उस तरह के मौकों पर आप ज्यादा बार जा सकते हैं।
अगर दशा 7वें घर की है तो बजाय आपकी शादी होने के आप बहुत सारी शादियों में शामिल हो सकते हैं। आपसे बहुत सारे जवान लोग सलाह ले सकते हैं, या यहाँ तक कि दूसरे परिवार के लोग या बड़े परिवार के लोग आपसे सलाह मांग सकते हैं कि क्या मैच में आगे बढ़ें या नहीं। कुछ जवान जोड़े जो हैं वो आपके पास आकर शादी की चुनौतियों के बारे में सलाह मांग सकते हैं, या कुछ आप उन जवान लोगों को सलाह दे सकते हैं जिनके बीच आपस में चुनौतियां हैं, आप समझते हैं। तो उस तरह की चीजें सामने आएंगी और आप वहां ज्यादा वक्त गुजारेंगे। अब 8वें घर की दशा के दौरान जाहिर है अचानक घटनाएं होंगी। सेहत की चुनौतियां बिना जाने समझे, कुछ यकीनन कोई बीमारी पैदा हो सकती है, उस तरह की चीजें होंगी। तो देखिए कि दशा का मालिक कौन है, वो किस घर पर राज करता है, उस घर का करक क्या है। वो चुनौतियां सामने आ सकती है और उस तरह की घटनाएं भी आपकी रिटायरमेंट के दौरान सामने आ सकती है। अगर सूरज और चांद की दशा चल रही है, तो अगर सूरज और चांद अशुभ है तो आप पाएंगे कि आपकी नजर है, आप समझते हैं, कोई चुनौती पैदा कर रही है और आपको उनका और भी ज्यादा ख्याल रखना पड़ सकता है आपकी रिटायरमेंट की जिंदगी के दौरान। कभी कभी हम उस उम्र तक पहुंचते पहुंचते चश्मा लगा चुके होते हैं, मगर आप ये भी पाएंगे कि शायद 1-2 बार आपको अपना चश्मा बदलवाने जाना पड़े, या आपकी नजर और कमजोर हो सकती है, आपको मोतियाबिंद या ग्लूकोमा हो सकता है, उस तरह की कोई चीज भी पैदा हो सकती है अगर आपकी सूरज या चांद की दशा, या खास तौर पर एक अशुभ सूरज या चांद की आपके 60 के बाद देर से 60 की उम्र में आ रही है। अगर दशा मिसाल के तौर पर चांद की है, जब चांद अशुभ प्रभाव में है तो दूसरी चीजें भी सामने आ सकती है। भावनात्मक चुनौतियां सामने आ सकती है, आपको अपने घर से जुड़े मसले भी झेलने पड़ सकते हैं, या दिल की बीमारी से जुड़े मसले भी, जैसा मैं बता रहा था। खास तौर पर अगर ये मेल खाती है, अगर दशा मिसाल के तौर पर शनि की है, तो फिर आपका कर्म काम का नहीं रह जाता। आप पाएंगे कि आप अपनी जिंदगी में और ज्यादा संगठित हो जाते हैं, आप और ज्यादा योजनाबद्ध हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक खास वक्त पर उठते हैं, आप सैर करने पार्क जाते हैं, आते वक्त आप करते हैं, आप समझते हैं, कुछ खरीदारी जैसे ब्रेड या मक्खन लेना, फिर आप घर आते हैं, फिर आप पौधों में पानी दे सकते हैं, फिर आप नाश्ता करते हैं। तो आप एक बहुत अनुशासित जिंदगी जीते हैं, ये घड़ी की सुई की तरह है, और आप ये नहीं सोचते कि मैं क्या करूं, मेरे पास इतना वक्त है। रिटायर होने के बावजूद आपकी जिंदगी बहुत अच्छे से सेट है, आपकी जिंदगी बहुत अच्छे से संगठित है। अगर आप सैर करने जा रहे हैं, आप ये यकीनी बनाते हैं कि आप सैर करने जाएंगे, चाहे घर में कुछ भी हो रहा हो। आप एक बहुत अनुशासित जिंदगी जीते हैं। अगर आपके पास घर पर एक गाड़ी है, जो हम में से ज्यादातर के पास होती है, चाहे वो बहुत पुरानी ही क्यों ना हो, तो आप अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी में ये यकीनी बनाएंगे कि उसका ख्याल रखा जाए। तो आप बीमे का ख्याल रखेंगे, आप ये यकीनी बनाएंगे कि लाइट का बिल वक्त पर चुकता हो, हर चीज का वक्त पर होना तय होगा। अगर आपके साथ आपके बच्चे रहते हैं, तो आप उनसे कहेंगे कि सारे घरेलू मसलों, मरम्मत और सब के लिए तुम अपने काम में मसरूफ रहो। तो ये जिम्मेदारियां भी सामने आ सकती हैं। अब क्या करें ताकि हम अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी में कम चुनौतियों का सामना करें? सबसे बेहतर चीज ये है कि हम उस ग्रह के उच्च स्तर पर काम करें जिसकी दशा चल रही है और उसका करक क्या है। मिसाल के तौर पर अगर दशा गुरु की है और गुरु अशुभ प्रभाव में लगता है, तो कोलेस्ट्रॉल, शुगर, डायबिटीज से जुड़ी परेशानियां, वजन से जुड़ी परेशानियां सामने आ सकती है। तो गुरु के लिए सबसे बेहतर इलाज, खास तौर पर बुढ़ापे में, ये है कि और रूहानी बने और ज्यादा स्वीकार करने वाले बने। किसी भौतिक चीज के पीछे न भागे, खुशहाली पर, आप समझते हैं, और पैसे, घर, बचत पर इतना ध्यान न दें। रूहानी बने और ज्यादा स्वीकार करने वाले बने, विनम्र बने और रूहानी सामग्री पढ़ें और सही सलाह दे, आप समझते हैं। अगर कोई आपसे सलाह मांगता है, उसे सलाह दे, उसे समझदारी भरी सलाह दे, हिचकिचाए नहीं। अगर कोई आपके पास सलाह के लिए आ रहा है, असल में लोगों को बता दे कि अगर आपको कोई चुनौती है, आप कभी भी किसी भी वक्त आकर मुझे फोन कर सकते हैं और मैं आपके लिए मौजूद रहूंगा। तो गुरु की दशा के दौरान ये यकीनी बनाएं कि आप पढ़ें, आप रूहानी बने, आप बहुत समझदार बने, आप लोगों की मदद करें, और अगर मुमकिन हो, अगर पैसे इजाजत दें, कोशिश करें और एक अनाथ या किसी बहुत गरीब बच्चे की कम से कम स्कूल तक तालीम का खर्च उठाएं। कोशिश करें और ये करें क्योंकि गुरु बच्चों का भी करक है, आपके अपने बच्चों का। तो आप ये भी पाएंगे कि आपकी अपनी भावनात्मक चुनौतियां जो बच्चों की वजह से है, वो नहीं रहेंगी जब आप गुरु की एक विशेषता का भी ख्याल रखें,
जो उसका कारक है। शनि की दशा के दौरान, मिसाल के तौर पर, खास तौर पर अगर शनि अशुभ है या चाहे अशुभ ना हो, ग्रह बहुत सारी ताकत खो देते हैं जब हम बुढ़ापे में होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो ऊर्जा नहीं रहती जो ग्रह की ऊर्जा इस्तेमाल कर सके। तो शनि की दशा के दौरान, और अगर वो चुनौती में है, तो और ज्यादा अनुशासित बने, छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखें, सबसे छोटी चीजों को भी नजरअंदाज न करें, जैसे अपनी दवाई वक्त पर लेना, सेहतमंद खाना खाना, सैर करने जाना और ज्यादा विनम्र बनना। ये यकीनी बनाना कि आप घर की नौकरानी, ड्राइवरों के साथ अच्छा सलूक करें, क्योंकि ये शनि की दशा है और वो शनि से प्रतिनिधित्व करते हैं। वरना अगर आप इन लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते तो शनि आपके लिए शिकायत या गम या सेहत में ले आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप समझते हैं, नौकरानी के साथ तकरार हो जाती है या आप उसे गुस्से में कुछ कह देते हैं, कुछ ही दिनों के अंदर आप पाएंगे कि कोई न कोई चीज पैदा हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या कुछ ये भी हो सकता है। तो कोशिश करें और इन विशेषताओं का ख्याल रखें। ग्रह किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है? अगर ये सूरज की दशा है, कोशिश करें और ज्यादा विनम्र बने। आप समझते हैं, बहुत बार हम बातों को दिल पर ले लेते हैं। हम कहते हैं कि जवान ने मुझे सलाम नहीं किया, मैं इतना बूढ़ा हूँ, मेरे पास इतना तजुर्बा है, मुझे और अहमियत दी जानी चाहिए थी, मुझे एक फोन भी नहीं आया, कोई भी मुझे दावत देने मेरे घर नहीं आया, किसी ने बस मुझे फोन पर बुला लिया और कहा कि शादी में आ जाए। आप समझते हैं, वो बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते। तो इसे घमंड का मसला न बनाएं, इसे स्वाभिमान का मसला न बनाएं, और ज्यादा विनम्र बने और ज्यादा सुलभ बने। फिर सूरज की तरह बने, बादशाह की तरह। बादशाह को इज्जत की मांग नहीं करनी चाहिए, उसे इज्जत हासिल करनी चाहिए इस तरह से कि आप खुद को पेश करते हैं, तो आप खुद को और विनम्रता के साथ पेश करें, बहुत इज्जत के साथ, बहुत गरिमा के साथ, और जाहिर है लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। और अगर कुछ लोग नहीं करते, वो आपको सलाम नहीं करते, वो आपसे मिलते नहीं, उनकी मर्जी। आप जानते हैं आप कौन है, आपके पीछे आपको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत वैसे भी नहीं है। आपकी इज्जत उन लोगों द्वारा की जाएगी जो आपकी कद्र करते हैं। वो लोग जो नहीं करेंगे, जो कद्र नहीं करते, शायद इज्जत न करें। अब शायद जब वो खुद काफी बुजुर्ग हो जाएंगे या जब वो समझेंगे, जब उनमें परिपक्वता आएगी, वो करेंगे। तो आप किसी की परिपक्वता के मसलों को अपने स्वाभिमान के लिए चुनौती न बनाएं। अगर दशा राहु या केतु की है, खास तौर पर केतु की, तो आप पाएंगे कि आपको घर या परिवार के मामलों में इतनी दिलचस्पी नहीं रहती। आप लोगों से कहते हैं, आप समझते हैं, आप मुझे अकेला छोड़ दो। आप सामाजिक मौकों पर नहीं जाना चाहते, आप घर में कुछ भी नहीं करना चाहते। आप समझते हैं, अगर कोई आपके पास सलाह के लिए आता है, आप जानते हैं, आप अपनी माँ के पास जाओ और बात करो। खास तौर पर बाप, बड़ी उम्र के, परिवार के मर्द, वो घर के मामलों में खुद को इतना शामिल नहीं करते। वो अपनी बीवी से कहते हैं, आप समझते हैं, दादी से, के मामलों का ख्याल रखें उनसे ज्यादा। वो खुलकर बात भी नहीं कर सकते। माँ, आप समझते हैं, दादी शायद अभी भी कभी कभी अपने बेटे और बहू से बात कर लेती है और शिकायत भी कर सकती है, मगर बाप शायद इतना नहीं करते, वो और चुप रह सकते हैं। तो बच्चों को इस दौरान माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए। उन्हें कुछ निशानियां देखनी चाहिए जहां माँ बाप ज्यादा कुछ नहीं कह रहे या वो बहुत चुप लगते हैं, वो आपसे खुलकर बात नहीं कर रहे, वो हंस नहीं रहे, वो मुस्कुरा नहीं रहे। एक ऐसा घर जिसमें बुजुर्ग लोग हंस या मुस्कुरा नहीं रहे, उसके सामने बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, उसके सामने चुनौतियां आएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर सूरज और चांद वो बुजुर्ग लोग हैं, आपके बाप और माँ से प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके सूरज और चांद हैं, और वो बुढ़ापे में शनि बन जाते हैं, और अगर वो खुश नहीं है तो शनि देव, और आप जानते हैं शनि आपके लिए क्या कर सकता है। तो आपको शायद एहसास ना हो और आप उनके साथ अच्छा सलूक न करें। बहुत देर बाद जब वो चले जाएंगे और जब आप चुनौतियों का सामना करेंगे, तब आपको एहसास होगा और आप शायद रो भी पड़ेंगे, आप शायद सिसकियां भरेंगे, ये कहते हुए कि मैंने अपने बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, मैंने अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। अगर मुझे अब वो वापस मिल जाएं, मैं उनके साथ बहुत बेहतर सलूक करूंगा। आपको शायद ये एहसास तब हो जब आप खुद बहुत बुजुर्ग हो चुके हो और आप अपने बच्चों की तरफ से चुनौतियों का सामना कर रहे हो। तो इन चीजों का ख्याल रखें। और आप समझते हैं, जवान लोगों के लिए अपने माँ बाप का सहारा बने ताकि वो इन अहम दशाओं को अच्छे से संभाल सकें। उनकी अपनी सेहत का ख्याल रखें,
उनकी और संगठित होने में मदद करें। उनकी मदद करें, उनका सहारा बने। उन्हें डांटे नहीं अगर वो कभी कभी, आप समझते हैं, ख्याल नहीं रख रहे, खाने के हिस्से से या दवाई के हिस्से से। उनके लिए और मार्गदर्शक बने, मजबूत स्तंभ बने, मीठेपन से मगर मजबूती के साथ, आप समझते हैं। ये यकीनी बनाएं कि उन्हें वक्त पर खाना दिया जाए, वक्त पर दवाई दी जाए, क्योंकि आप पाएंगे कि वो आपके पास वापस आएगा एक बहुत बहुत, आप समझते हैं, बड़े विशाल तरीके से, एक भेंट की तरह, बिना एहसास हुए भी। तो दोस्तों, ये है मेरी समझ रिटायरमेंट की उम्र को कैसे संभालें और उन ग्रहों को कैसे संभालें जो आपकी दशा का प्रतिनिधित्व करते हैं, खास तौर पर अगर वो अशुभ है। और प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, प्लीज बेल आइकन दबाएं ताकि आपको पता चले जब मेरी नई वीडियो आ रही हो। अगर आप मुझसे परामर्श चाहते हैं, प्लीज मुझसे नीचे दिए गए लिंक पर संपर्क करें। अगली बार मुलाकात तक ये हैं आपके दोस्त और गाइड इरफान, विदा लेते हैं। बाय।